सभी का एसएलएम की वीडियो सीरीज में स्वागत और वेलकम करता हूं। मैं विनोद अग्रवाल। जैसा कि आप सभी को विदित है कि एसएलएम रेगुलर बेसिस पे वीडियो सीरीज यूट्यूब पे डालती रहती है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ बातचीत करती है, मार्केट आउटलुक और फंड के प्रोडक्ट के ऊपर बातचीत करती रहती है। आज हमारे साथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, रिच एक्सपीरियंस होल्डर, मेरी एज जितना तो संजय सर को एक्सपीरियंस है और अलग अलग फंड हाउस में भी काम किया है और अलग अलग कैपिटल मार्केट के अंदर भी रिसर्च हेड की पोस्ट पे काम किया है। आज की डेट में संजय सर बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी म्यूचुअल फंड के अंदर सीआईओ है, रिच एक्सपीरियंस है, सुपीरियर इनके एक्सपीरियंस का अपन को एडवांटेज मिलेगा क्योंकि जितना मार्केट का एक्सपीरियंस है लास्ट 42 साल का, उसका 80-90% सर का आई विटनेस है। सर ने प्रॉपरली उसके अंदर वर्क किया है, उसका एडवांटेज लिया है, इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स दिया है। तो डेफिनेटली आज एसएलएम के इन्वेस्टर को भी एडवांटेज होने वाला है। मैं संजय चावला साहब का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। वेलकम संजय सर। थैंक यू विनोद जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेरी काइंड वर्ड्स, शुक्रिया, धन्यवाद। एंड आई एम हैप्पी टू शेयर माय नॉलेज एंड जो भी है सबके बेनिफिट के लिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। संजय सर, जैसा कि सबको विदित है कि 1979 से मार्केट स्टार्ट हुआ था 100 पॉइंट से। आज की डेट में 62,000 की जर्नी करके 57-58,000 59,000 के आसपास रन कर रहा है। वोलेटाइल मार्केट चल रहा है लास्ट एक आध महीने से, लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट ने बहुत सुपीरियर रिटर्न दिया। लास्ट 42 साल की जर्नी में काफी सारे इवेंट्स हुए हैं मार्केट के अंदर, हर्षद मेहता कांड, केतन पारिक, ग्लोबल रिसेशन, कोविड, सो मेनी थिंग्स हैपेंस, एन नंबर ऑफ टाइम गवर्नमेंट विल चेंज। इन सभी की जर्नी करते हुए इंडियन इकोनॉमी ने लगभग 15.5-16% का रिटर्न दिया है। डिविडेंड यील्ड अगर साथ में काउंट कर ली जाए तो 16.5% का सीएजीआर चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है। तो आपका इतना रिच एक्सपीरियंस है, आपकी आई विटनेस है, आपने प्रैक्टिकली वर्क किया है, तो आपका क्या ओपिनियन है मार्केट आउटलुक पे आने वाले 1 डिकेड 2 डिकेड को लेके, और एक लेमन इन्वेस्टर को इक्विटी के अंदर एक्सपोजर के साथ कितना अच्छा रिटर्न आने की संभावना है? क्योंकि पास्ट हिस्ट्री तो ऑलरेडी अवेलेबल है जिसने सभी अदर एसेट क्लास को बीट करते हुए बेहतरीन रिटर्न दिया है और 42 साल की परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि फ्यूचर क्या प्रोस्पेक्ट है, इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या प्रोस्पेक्ट लगता है, इक्विटी के अंदर कितनी रिटर्न्स की लगभग संभावना है। ऑल्दो फिगर्स देना वेरी टफ है क्योंकि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ऑलवेज एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। तो भी क्या एक्सपेक्टेशन है? ऑल्दो इंडिया इज कंजम्पशन बेस्ड कंट्री, ऑलरेडी जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल है और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना ऑलरेडी मोदी साहब ने बना रखा है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपका क्या व्यू पॉइंट है और एक इन्वेस्टर को कितना इसमें एक्सपोजर लेना चाहिए, कितने रिटर्न की संभावना है? कोई इन्वेस्टर अगर 5 ईयर्स 10 ईयर्स 20 ईयर्स या 25 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि ओवर लॉन्गर रन ही इक्विटी बेटर रन रिटर्न्स देता है, शॉर्टर रन में तो करेक्शन आ सकता है। हम काफी सारे प्रेजेंटेशंस में हम कहते हैं कि करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। तो आपके व्यू हम सुनना चाहेंगे संजय सर। सो विनोद जी, आपने बहुत अच्छी तरह फाउंडेशन लेकर दिया है। राइट फ्रॉम 1979 आपने मैथ्स भी बहुत बढ़िया कर लिया है। बट मैं अपना एक अनुभव और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि जब से मैं मार्केट में आया हूँ, मैं जब कम से कम 16 साल का था तब से अनऑफिशियली था। ऑफिशियली मेरे ग्रेजुएशन के बाद मैं मार्केट में आया हूँ। तो इकोनॉमी जो थी हमेशा स्ट्रगल करती थी, राइट सर, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट, और मार्केट्स भी बहुत वॉलेटाइल थे। डिस्पाइट ये सब की वजह से तो मार्केट ने 15% जो रिटर्न दिया है पिछले ऑलमोस्ट 20-25 इयर्स में, इट्स अ फिनोमिनल रिटर्न। एंड जो इकोनॉमी के क्लास में सिखाया जाता है कि एक जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी होता है जो 1000 से $2,000 पे जाता है और 2000 से नेक्स्ट 5000 पे जाता है। जो रेट ऑफ ग्रोथ है इकोनॉमी का वो सबसे फास्टेस्ट होता है। राइट सर। तो पिछले जो 25 साल में है हमारी पर कैपिटा जीडीपी इम्प्रूव हुई थी 500-600 to $1,000, बट ये 1000 to 2000 इज इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, राइट, पिछले 5-6 साल में हुई है। एंड द नेक्स्ट 1000, और जिसको बोलते हैं ना डबलिंग ऑफ द इकोनॉमी, अभी से जो है विल बी मच फास्टर बिकॉज इतना सॉलिड फ्रेमवर्क ले कर दिया गया है।
मेरे 30 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ज्यादा मंदी देखी थी फर्स्ट 2/3 ऑफ माय एक्सपीरियंस। ओके 5 साल का मार्केट होता था, उसमें से मार्केट का साइकिल होता था, उसमें से 1 साल तेजी होती थी, 4 साल मंदी होती थी। राइट 1 साल की तेजी कैसे खत्म होती थी? जो स्कैम होते थे। राइट एब्सोल्युटली राइट तो आई थिंक जो पिछले 10 साल में मैं देख रहा हूँ मार्केट, एक तो इकोनॉमी बहुत स्टेबल हो गई है, इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए हैं, इन्फ्लेशन बहुत ही वेल अंडर कंट्रोल है, आपका पर कैपिटा जीडीपी इज ऑलमोस्ट ऑन अ कस्प। एंड हमने ग्लोबली देखा हुआ है, चाइना में देखा हुआ है, अदर इमर्जिंग मार्केट्स, कोरिया एक्सेट्रा, कि जब 1000 के 2000 और 2000 से 5000 पे जाते हैं, जो कंजम्पशन बेस है वो पूरा एक्सप्लोड हो जाता है। एंड जो ग्रोथ आपको मार्केट में दिखेगी is something that nobody can imagine or see. So because of this higher per capita GDP per person and जो propensity है उनकी spend करने के लिए, the impact जो आने वाला है economy पे is far more than what we have seen in the past. ये आपने सही कहा कि हम मार्केट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट मैं ये मानता हूँ कि इक्विटी मार्केट अर्निंग्स के स्लेव होते हैं और अर्निंग्स इकोनॉमी के डायरेक्शन में चलते हैं। तो अगर इकोनॉमी अच्छी करेगी नेक्स्ट 10 years 15 years, and I have a lot of hope and faith on the youth of this country. We already seeing some bit of it. आजकल जो हम लोग प्लेटफॉर्म कंपनीज में देख रहे हैं, टेक कंपनीज में देख रहे हैं, कमाल का चीज कर रहे हैं। They've always worked for global companies. वही इम्पैक्ट हमें इंडिया में भी दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से ये सारे फैक्टर्स पुट टुगेदर, द डेमोग्राफिक्स, द जीडीपी ग्रोथ रेट, जो फाउंडेशन ले किया गया है पिछले 5 7 10 साल में इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड जो कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज फिनोमिनल। तो आई विल बी डिसअपॉइंटेड कि इतना नहीं ग्रो करे देन व्हाट वी हैव सीन इन द पास्ट। एंड माइंड यू, आपका इंटरेस्ट रेट्स डबल डिजिट से सिंगल डिजिट हो गया है। I remember my father taking a home loan at 16.5% rate. Right. I have taken home loan between 7 to 10%. Right. मेरा बेटा शायद 4 से 6% में लेगा। Absolutely right. Fact. तो मेरे हिसाब से I think we are in a very opportune time. We are at the cusp of very strong economic growth, and hopefully market will continue with the same and follow the economic momentum. Okay. तो संजय सर, करेक्ट में ये कह सकते हैं अपन कि मार्केट जितना लास्ट 42 साल में किया था उससे अभी बेटर टाइम है। पहले जैसे कि आपने बताया कि गुड टाइम कम था, बेड टाइम ज्यादा आता था, वो सभी पुरानी चीजों को एबोलिश कर देता था। जैसे कि कभी हर्षद मेहता कांड हुआ तो पुराने सभी रिटर्न्स को एबोलिश कर दिया। उसके बाद जब कभी अपने ग्लोबल रिसेशन आया, केतन पारिक हुआ, तो उसके बावजूद काफी सारे इकोनॉमी रिफॉर्म्स हुए, काफी सारे मार्केट ने भी लर्निंग ली, काफी सारी कैपिंग आ गई है। पहले एंटायर मार्केट को क्रैश कर सकता था हर्षद मेहता जैसे इंसान। आज की डेट में एक स्टॉक में पॉसिबल, बट एंटायर मार्केट को हाईजेक करना वेरी टफ हो गया है, क्योंकि सेबी इसमें एक्सपोनेंशियल रोल प्ले करती है। काफी सारे कैपिंग्स लगा के कि 5% से ऊपर अगर मार्केट में वोलेटिलिटी रही तो पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए मार्केट ही शट डाउन हो जाएगा। तो ये सभी इन्वेस्टर फेवर में रेगुलेटरी भी वर्क कर रही है। तो आने वाला समय सुप्रीम रहने वाला है। सर, अप्रोक्सीमेट क्या एक इन्वेस्टर को डबल डिजिट रिटर्न की उम्मीद रहनी चाहिए, या अपन ये कह सकते हैं कि नॉमिनल जीडीपी इन सपोज कि लेट्स सपोज कि 5 to 7% इज इन्फ्लेशन, सेम टाइम इंडिया विल ग्रो द 5 to 7%, तो नॉमिनल जीडीपी जितना रिटर्न तो आना ही चाहिए। सो विनोद जी, जो की डिफरेंस है पहले और अभी में, एंड पिछले 10-15 साल में आपका एक भी स्कैम नहीं हुआ है। एंड अगर जो भी हुआ है उसके बावजूद मार्केट इज नॉट रियली कोलैप्स्ड। जो मार्केट का जो डेप्थ है एंड मैच्योरिटी है वो बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच गया है। तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कुछ हुआ नहीं है। आई थिंक हमारे पास 2-3 इंसिडेंट्स हुए हैं पिछले 5 साल में। ILFS इवेंट हुआ था, which is big impact.
हमारा DHFL भी हुआ है, उसके बावजूद there's been a very strong resilience because market जो है differentiate कर रहा है between the good and the bad, and there's a lot of depth in the market, lot of maturity जो आ गई है. उसकी वजह से I think it is also attracting a lot of foreign participants. रही बात returns की, अगर आप economic data देखे जाए जो आज के तारीख में है, I think we are in a far more sounder financial position. Absolutely right. जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, हमें अपना गोल्ड बेचना पड़ा था. We did not have forex reserve. आज के तारीख में we are probably the top 5 countries in the world to have that kind of a forex reserve, and it is growing. We have enough ammunition to grow. हमारा economy GDP अभी probably is the highest growing GDP in the country in the world. So all these factors and the per capita GDP and the demographics seems to be indicating that we are in a very sweet spot to grow very strongly. Okay. संजय सर, आज की डेट में इंडियन इकोनॉमी का इन्वेस्टमेंट स्टाइल देखें तो जनरली फिजिकल एसेट्स और एफडीआर में बहुत ज्यादा लोगों का इन्वेस्टमेंट है. अगर अपन इन्वेस्टमेंट डेमोग्राफी का अगर पर्टिकुलर चार्ट में व्यू करें, और एफडी आज की डेट में लोगों का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव था, जैसे जो भी सीनियर सिटीजन है, जो भी जैसे मेरे फादर है, तो स्टिल दे आर पॉजिटिव टुवर्ड्स द एफडीआर, रियल एस्टेट्स एंड ऑल पीपीएफ एंड ऑल दीज एवेन्यूज. तो जो लोग एफडी से थोड़ा सा बेटर रिटर्न चाहते हैं, उनको बेहतरीन रिटर्न मिले, 1-2% ज्यादा मिले, उनकी कैपिटल इरोटेशन का भी 5 साल के व्यू से कोई चांस नहीं होना चाहिए. और जो आपका डायनामिक एसेट एलोकेशन है, ही डूइंग द वंडरफुल परफॉर्मेंस. तो मैं जानना चाहता हूं कि ये डायनामिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी क्या है, किस तरह वर्क करती है, और क्या ये रियली 5 साल या 5 साल के प्लस के व्यू के अंदर कैपिटल सेफ्टी को प्रिजर्व करती है? सो विनोद जी, आपने बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन किया है कि जो सेविंग्स है हमारी इस थोड़ी सी ज्यादा skewed है towards more conservative side. Okay, and the kind of returns that you're talking from these conservative savings is not really beating the inflation. So ideally जो हमारा saving है should actually beat the inflation, तभी जाके at least जो मैं अभी पैसा है वही चीज वही benefit में later on continue कर सकूं. Right sir. तो मेरे हिसाब से equity exposure should be going up. पिछले 5-7 साल में हमारा जो exposure to the equities by the retail mutual fund has moved up from 4 to 7%. Global average is about 11%. Right. So we still have enough room for the mutual fund to grow. Usme you need to have the right product category to address to the right set of people. जो conservative investor है, जिसको risk aversion है, जिसको equity और debt का कितना होना चाहिए वो नहीं करना, तो ये जो कैटेगरी है डायनामिक इक्विटी बहुत ही अच्छी कैटेगरी है, जिसमें आपको दिमाग नहीं लगाना कि इक्विटी एलोकेशन कितना है और डेट एलोकेशन कितना है. यूजुअली हमने देखा है कि लोग हमेशा ये मिस्टेक करते हैं, क्योंकि अगर आपका एसेट एलोकेशन बराबर हो, 90% ऑफ द रिटर्न इज विद द राइट एसेट एलोकेशन. Great. The balance 10% is from the underlying. तो जो dynamic equity है, उसमें the net equity exposure varies between 30 to 100%. Right. The question is 30 कब होगा, 100 कब होएगा? या तो एक individual decide करे. Yeah. And जब individual decide करता है तो उसको हमेशा एक लोभ आ जाता है, जिसको हम greed कहते हैं, और कभी डर बैठ जाता है. जब मार्केट नीचे जाता है तब डर बैठ जाता है कि नहीं और नीचे जाएगा. राइट. और जब मार्केट ऊपर जाता है उसको लगता है कि नहीं, मेरे से तो अच्छा कोई नहीं है और मेरे को और लेना चाहिए. जबकि एक्चुअल में हम देखने जाए तो रिवर्स होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए. जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना आपको कम करना चाहिए, और जितना नीचे जाना चाहिए. तो डायनामिक इक्विटी जो हमारा प्रोडक्ट है, बड़ौदा डायनामिक इक्विटी फंड, वो एग्जैक्टली सेम फिलॉसफी को कैप्चर करता है. एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग मार्केट ऊपर नीचे, हम बोलते हैं वैल्यूएशन ऊपर है या नीचे है. उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, एंड एक साइंटिफिक बेसिस पे ये
एक हमने मॉडल डेवलप किया, प्रोप्राइटरी मॉडल, वो बोलता है कि नेट इक्विटी एलोकेशन इतना होना चाहिए बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशन, बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन। तो उससे क्या होता है, हमने ये बैक टेस्ट किया था ये डेटा को लेकर, एंड हमने रियलाइज किया कि ये कैटेगरी जो हम लोग मॉडल डेवलप करके कर रहे हैं कैन जनरेट अ रिटर्न ऑफ बिटवीन 9 to 12%। अगर आपकी इन्फ्लेशन है 5 से 7% के बीच में, तो यू विल कंफर्टेबली बीट इन्फ्लेशन एंड विच इज अ रीजनेबल रिटर्न। आपका रिस्क ज्यादा नहीं है, बिकॉज टू गेट दिस 9 to 12% रिटर्न, the average equity exposure will be about 52 to 53%. Right. तो थोड़ा सा इक्विटी एक्सपोजर भी है, रिस्क भी है, एंड आपको रिटर्न भी मिल रहा है। एंड अगर आपको कंप्लीट सेफ्टी चाहिए, तो हमारा एक दूसरा प्रोडक्ट है जो यही मॉडल पे बेस्ड है और बड़ौदा इक्विटी सेविंग्स फंड, जिसमें द इक्विटी एक्सपोजर इज बिटवीन 20 to 50%। Okay. And the chances, again, उसका जो gross return is between 7 to 9%. Right. It's also based on the same principle of equity allocation. Right. But dynamic equity थोड़ा सा ज़्यादा risky है, but it's a very good product compared to equity, pure 100% equity, क्योंकि आपका risk आधा हो जाता है जैसे ही आपके equity exposure is 52%। जो मार्केट का रिस्क है वो आधा हो जाता है, बट रिटर्न में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। तो आप इफेक्टिवली अपसाइड कैप्चर करते हैं जब भी मार्केट ऊपर जाता है, और जब मार्केट नीचे जाता है क्योंकि आप वेल कवर्ड हो उसमें, तो आपका डाउनसाइड प्रोटेक्शन रहता है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द बड़ौदा डायनेमिक इक्विटी फंड। संजय सर, हर इन्वेस्टर चाहता है कि लोअर पे परचेज हो, हायर पे सेल हो। जो डायनेमिक इक्विटी बहुत ही डायनेमिक तरीके से काम कर रहा है, बट ये डायनेमिक का कोई स्पेसिफिक पिलर्स, जैसे आपने बताया इसका फंडामेंटल्स, कुछ आपने इसका जो मॉडल्स बना रखा है, उसके बारे में अगर थोड़ा सा एक आध मिनट में आप डिटेल दे पाओ, क्योंकि इन्वेस्टर को अभी भी ऐसा लगता है कि मेरा पैसा सबसे बेटर मैं खुद मैनेज कर सकता हूं क्योंकि पैसा उसका है। बट ऑल्दो कि जो एक एक्सपर्ट्स काम करता है, ही डिलीवरिंग सुपीरियर रिटर्न्स। जैसे आपने इसमें मॉडल के अंदर कुछ पैरामीटर्स रखे होंगे, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए होंगे, और इसका टैक्सेशन भी आई थिंक सो डेट, और एज पर माय एक्सपीरियंस इक्विटी टैक्सेशन है तो मैक्सिमम 10% लग सकता है। अबव 1 लाख प्रॉफिट आता है तो बिलो 1 लाख तो टैक्स फ्री है ही है लॉन्ग टर्म में, और शॉर्ट टर्म में मैक्सिमम 15% टैक्स देना है। तो हर तरीके से एफिशिएंट है। बट मैं जानना चाहता हूँ कि डायनामिक किस तरीके से आप वर्क कर रहे हो, क्या इसका, जैसे काफी सारे रेशोज है, एक लेमन इन्वेस्टर को नहीं पता है, प्राइस टू बुक टू अर्निंग, कंपनी पोटेंशियलिटी, इकोनॉमी व्यू, एक एक्सपर्ट्स का क्या व्यू आने वाले समय में, काफी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसमें इक्विटी एक्सपोजर इंक्रीज एंड डिक्रीज किया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप एक आध मिनट में इसका हाईलाइट्स दे पाए संजय सर। सो विनोद जी, हमने ये फंड लॉन्च करने से पहले हमने कुछ 18 महीने स्पेंड किए थे एज अ टीम, स्टडी के कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, एंड हम लोग ने जीरो डाउन किए 4 फैक्टर: पी रेशियो, प्राइस टू बुक, डिविडेंड यील्ड और अर्निंग्स यील्ड गैप। मेरे हिसाब से ये 4 फैक्टर्स को अगर आप लेके मॉडल करें तो आपका 80% ऑफ द मार्केट डिटर्मिनेशन विद 90% कॉन्फिडेंस लेवल हो जाता है। ओके, दैट मीन्स जो बैलेंस 20 है कैन बी फॉर वेरियस रीजंस, जैसे कोविड हो गया, वॉर हो गई, राइट, इवेंट्स जो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, या पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो गई। हम नॉर्मल जो बिजनेस है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो अननेचुरल इवेंट्स है आउट ऑफ द ब्लू है वो नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस लोग कहते हैं हमने प्रिडिक्ट की थी, आज तक मैंने कंसिस्टेंटली किसको देखा नहीं है, ना ही कोई आके बोल सकता है कि कोविड ऐसा प्रिडिक्ट किया है या वॉर प्रिडिक्ट किया है। राइट, तो मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है इन टर्म्स ऑफ allocating net equity exposure। एंड जब फर्स्ट लॉकडाउन अनाउंस हुआ था उससे पहले, लॉकडाउन तो आपका मार्च में अनाउंस किया था, उससे पहले ही हमारा जो नेट इक्विटी एक्सपोजर था वो क्लोज टू अबाउट 50%। okay, और जैसे लॉकडाउन अनाउंस किया और मार्केट नीचे आया, हमारा एलोकेशन वेंट अप टू एज हाई एज ऑलमोस्ट 90%।
ग्रेट। एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होता गया। तो जो आप कह रहे हैं ना कि जब मार्केट ऊपर जाता है मुझे बेचना चाहिए, कॉमन मैन के पास इतना समय नहीं होता मेरे हिसाब से। इट्स अ साइंस एंड आर्ट जिसमें आपको टाइम स्पेंड करना है टू स्टडी द फंडामेंटल्स, एंड आर्ट है कि बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस कि कितना कभी क्या करना है। राइट। तो कॉमन मैन कर सकता है अगर वो 24/7 ये काम करे और उसकी एंटायर टीम है। अगर नहीं है ऐसा तो आप डायनामिक इक्विटी में डालिए, वो ऑटोमेटिकली कर रहा है। तो अभी तक तो हमारे 3 साल हो गए ये फंड को, इट्स डूइंग वेल। उससे पहले हमने क्लोज टू 10 ईयर का हिस्ट्री लेके मॉडल किया था एंड इट हैज डन वेरी वेल इन दैट आल्सो। जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है इज बेटर देन द मॉडल परफॉर्मेंस। करेक्ट। वहां पे फंड मैनेजर का जो इन्वॉल्वमेंट है, आउट परफॉर्मेंस है, वहां पे आ रहा है। ओके, वी कैन से कि इट इज एक्टिवली मैनेज्ड फंड, तो फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस भी आ रहा है और मॉडल का भी परफॉर्मेंस आ रहा है, तो बेंचमार्क को भी बीट करते हुए अच्छा रिटर्न्स डिलीवर कर रहा है 3 साल के बेस के, जो भी प्रैक्टिकली 3 इयर्स इसको हो चुके हैं। संजय सर, मैं जानना चाहता हूं कि आज की डेट में सेबी ने काफी सारे रूल्स रेगुलेशंस चेंजेस किए हैं, और एक फंडामेंटल फैक्ट है कि स्मॉल कैप हमेशा मिड कैप के रिटर्न को बीट करेगा, मिड कैप के रिटर्न हमेशा लार्ज कैप के रिटर्न को बीट करेगा, और लार्ज कैप एक स्टेबल और एक इक्विटी का रिटर्न डिलीवर करता है लॉन्गर टर्म के अंदर। शॉर्टर ड्यूरेशन में एनीथिंग कैन हैपन, बट अपन लॉन्गर ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, फंडामेंटली बात कर रहे हैं, रियल रिटर्न्स इन्वेस्टर को मिले रेदर देन एक्सेल या बुकिश रिटर्न। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपका जो मिड कैप कैटेगरी का फंड है उसके ऊपर सेबीज की क्या रूल्स रेगुलेशन है, क्या कैटेगरीज अभी न्यू कैटेगराइजेशन के अंदर बनाई है, और आने वाले समय में मिड कैप ऑलरेडी हिस्ट्री इज देयर, परफॉर्मेंस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड, आने वाले 5 साल 10 साल के व्यू से मिड कैप कैटेगरी को आप किस तरीके से आकलन करते हो, और इन्वेस्टर के लिए जो हायर रिस्क एपिटाइट है, जो चाहते हैं कि 5 साल प्लस का व्यू हो, शॉर्टर ड्यूरेशन में अमाउंट नेगेटिव चला जाए तो नो नीड टू वरी, और लॉन्गर रन में अच्छी वेल्थ क्रिएट हो, उन इन्वेस्टर के लिए कैटेगरी सूट करती है। तो आपका क्या ओपिनियन है, क्या व्यू है मिड कैप कैटेगरी पे, और मिड कैप कैटेगरी पे सेबी का क्या रूल्स रेगुलेशन है, और 5 to 10 इयर्स के अंदर क्या व्यू है आपका? So number one, सेबी ने आई थिंक 3 साल पहले कैटेगरी को डिफाइन किया था कि मिड कैप कैसे काउंट करेंगे, क्योंकि उससे पहले सब अपने फंड हाउसेस अपना ही डिसाइड करते थे कि मिड कैप कौन सा रहेगा। एंड अनफॉर्चुनेटली सबका स्टैटिक डेफिनेशन होता था। मार्केट कैप डिफाइन के मेरा 10,000 करोड़ के ऊपर विल बी मिड कैप, या 5,000 से 10,000 वुड बी मिड कैप। किसी का स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं था अक्रॉस द इंडस्ट्री। तो रेगुलेटर ने बोला है कि नहीं, हम डिफाइन करेंगे टॉप 101 to 250 स्टॉक्स विल बी मिड कैप। ग्रेट। तो एक तो वो नंबर ऑफ स्टॉक्स डिफाइन कर रहे हैं मिड कैप 150। दूसरा, दे आर नॉट स्पेसिफाइंग द मार्केट कैप वैल्यू। अगर मार्केट ऊपर गया तो ये डेफिनेशन भी ऊपर नीचे होती जाएगी। एंड आज के तारीख में मिड कैप का जो लास्ट डेफिनेशन आया था दिसंबर एंड पे फॉर द नेक्स्ट 6 months, it is approximately 40,000 crore is the upper limit of mid cap, and the lower limit is about 16,000 crore. Okay. अगर मैं 6 महीने पहले देखूं, the upper limit was close to about 32,000 and the lower limit was close to about 9,000. Okay. मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से चेंज हो गया है। उन्होंने फर्दर डिफाइन किया कि अगर आपका मिड कैप फंड है तो मिनिमम 65% मिड कैप होना चाहिए। बैलेंस 35% कैन बी द लार्ज कैप और स्मॉल कैप और नो कैप, डिपेंडिंग जो आपका व्यू है। तो ये सिग्निफिकेंट चेंज हो गए जिसकी वजह से थोड़ा यूनिफॉर्मिटी आ गई है कंपैरिजन में। राइट। तो हम एप्पल टू एप्पल कंपेयर कर रहे हैं आज के तारीख में। जो भी मिड कैप फंड्स है उनको ये डेफिनेशन फॉलो ही करनी है, एंड डिफाइन किया है कि कैसे मेजर करेंगे व्हाट इज मिड कैप एंड क्या है। हिस्टोरिकली हमने देखा है कि मिड कैप कंपनीज आर इन बिटवीन, जहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यू इतना ज्यादा नहीं है। दे हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम दैट,
उनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत लार्ज है टू ग्रो Yeah. एंड दे आर निम्बल इनफ टू कैप्चर दैट अपॉर्चुनिटी. Right. They're fast, they react very fast to the market, and therefore they tend to grow faster in terms of sales, profitability. So वो हिसाब से they tend to do very well. Right. The reason why I'm talking about all this is historically what is a large cap today were actually mid caps 5 or 10 years back. कोई Right. मानने को तैयार नहीं होगा भारतीय एयरटेल एक तारीख में Right. मिड कैप इंडेक्स में था. Right. Right. Absolutely right. आज के जो मिड कैप है वो कल के लार्ज कैप है. अगर आप राइट बिजनेस में इन्वेस्ट करो एंड यू होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देन दे टेंड टू डू वेरी वेल. तो ये जो फेज है जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू इज ऑलमोस्ट टेकन केयर ऑफ, business opportunity large hai, so that is a very sweet spot to be in. Okay. And India is a country of huge opportunity, economic development itna ho raha hai, so this category will continue to grow and it will continue to surprise people. Okay. Valuation apart, thoda volatile to rahega hi rahega. If you can bear the volatility, तो आपको returns भी reasonably better मिलेंगे. You will be rewarded for the risk you're taking. ओके. संजय सर, जो आपका अभी राइट नाउ मिड कैप फंड है, जैसा कि आपने बताया है कि 150 कंपनीज हो सकती है 101 से लेके 250 तक, और आपने बोला है कि 65% मिड कैप में होना मैंडेटरी है, क्योंकि आप मिड कैप के नाम से अगर पैसा ले रहे हो पब्लिक से तो उसकी बेसिक डेफिनेशन का पार्ट है, तो 65% तो आपके फंड का भी डेफिनेटली मिड कैप में होगा. रेस्ट जो 35% है, इट कैन बी लार्ज कैप, इट कैन बी मिड कैप, इट कैन बी स्मॉल कैप, डिपेंड ऑन की फंड मैनेजर को क्या व्यू है, इकोनॉमी के अंदर क्या लगता है, किस स्टॉक के ऊपर क्या रिसर्च टीम व्यूज देती है. तो राइट नाउ अपना स्ट्रक्चर्स क्या है मिड कैप के अंदर, कि कितना लार्ज कैप में है, कितना मिड कैप में, कितना स्मॉल कैप में है, या कुछ डेट में भी है? सो एक ये जो हमारा स्कीम है उसमें 75% राइट नाउ इज मिड कैप. ग्रेट. ओके. ऑलमोस्ट 15% इज स्मॉल कैप. ग्रेट. ओके. एंड द बैलेंस 3-4% इज इन लार्ज कैप. ओके. And we usually हम लोग जो cash is not a very significant portion, 2-3% रखते हैं. As a fund house हम लोग वो कहते हैं ना, what we say is what we do and what we do is what we say. तो अगर हम कहते हैं कि ये mid cap fund है तो we will run it as a mid cap fund only. Okay. The reason ये जो 3-4% large cap है इस क्योंकि वो एक टाइम पे हमारे मिड कैप था, अभी जाके लार्ज कैप बन गया है, पर हमें बेचना नहीं है क्योंकि हमें रिटर्न अच्छा दिख रहा है उसमें अभी भी. राइट. 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 एंड ये जो स्मॉल कैप है इज समथिंग जो हम लोग को लग रहा है कि सर ये हमें लग रहा है कि आगे जाके मिड कैप बनेगा. एंड दैट इज व्हाट we are continuing to have small cap, and small cap में भी एक sweet spot है जहाँ पे हमने position किया है. Okay. Okay. तो हमें लग रहा है कि potentially mid cap बन जाएंगे. Okay. Okay. तो overall that's the positioning in December. Okay. तो ultimately ये pivot mid cap fund ही है, जो large cap में गया वो भी earlier कहीं मिड कैप में था, और जो आने वाले समय में मिड कैप हो सकता है उतना ही पोर्शन आपने स्मॉल कैप में ले रखा है. तो मतलब कि पिवरली ये मिड कैप कैटेगरी के अंदर ही प्ले कर रहा है और रिटर्न भी शानदार दे रहा है. सर 10 साल के व्यू से इस कैटेगरी में एसआईपी प्लस लमसम दोनों एडवाइजेबल है आपके हिसाब से? सो मेरे हिसाब से आज के तारीख में आई वुड से कि अगर आप एसआईपी करेंगे तो वो यू आर बेटर ऑफ. ओके. आगे मुझे थोड़ी सी इवेंट्स लग रहे हैं जिसमें मार्केट वॉलेटिलिटी आ सकती है. ओके. एक तो आपका बजट हो गया, दूसरा आपका स्टेट इलेक्शंस हो गए. राइट. सबसे बड़ा जो इकोनॉमिक फैक्टर है, ये सब तो नॉइज हो गए, बजट और स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट. और सबसे बड़ा जो मुझे लग रहा है ऑन द ग्लोबल फ्रंट इज द टेपरिंग एंड द इंटरेस्ट रेट्स. वो दो रीजन की वजह से मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स कैन बी अ लिटिल वॉलेटाइल. तो अगर आप थोड़ा स्टैगर कर लेंगे
हाँ, हाँ, तो जब आपको एमिनेशन चाहिए एकदम ट्रिगर पुल करने के लिए, तभी आपको डरना नहीं है ओके, कि डर के आगे ही जीत है। ओके, ओके, तो तभी आपको लमसम डाल दे तो अच्छा रहेगा। ओके। तो आप ये कहना चाहते हो कि एसआईपी इज द वंडरफुल वे टू क्रिएट द वेल्थ, और सेम टाइम जब जब भी अपॉर्चुनिटी मिले, जब जब भी डिप मिले, तो वी कैन डू द एडिशनल परचेज। और अभी आने वाले 3-6 महीने में कुछ इवेंट्स है, तो मार्केट वॉलेटिलिटी के अंदर अपॉर्चुनिटी देता ही है, तो उस समय अपन इसको इनकेस कर सकते हैं, और लॉन्गर रन के लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 साल 10 साल के व्यू से डालते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ट्रू, वेरी ट्रू, आई वुड एग्री विथ यू 100%। ओके, ओके। संजय सर, आपने आपका कीमती समय दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजी शेड्यूल से समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि 2 मिनट में हमारे इन्वेस्टर के लिए स्पेसिफिकली कोई भी टेक केयर करने वाली चीज हो जो कि उनको इक्विटी वेल्थ बनाने के लिए हेल्पफुल हो, तो आपकी साइड से मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ। So thank you, Vinod ji, for having me. It's a pleasure speaking to you. Very sharp questions. मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ इन्वेस्टर्स को, अगर वो कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करें राइट, ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देयर इज डेफिनेटली वेल्थ क्रिएशन। ये सब जो नॉइजेस है, बजट का, इलेक्शंस का, वॉर का, कोविड का, these are opportunities and you should not really be scared. अगर आप consistent रहेंगे तो you will make tremendous amount of wealth. I think equity is the only place which will consistently beat inflation and make tremendous growth for you. ओके, ओके। Thank you. थैंक यू सो मच संजय सर, थैंक यू सो मच। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.